हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं सीटेट का एग्ज़ाम करीब आ गया है और हम लोग सीटेट का सीडीपी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से सभी का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्ज़ाम भी धीरे धीरे करीब ही आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ठीक, बच्चों की बुद्धिमत्ता के लिए आईक्यू का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्राप्तांक में स्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रीयण, बच्चों को नामांकित करना आदि प्रक्रिया द्वारा बच्चों की बुद्धि का आकलन किया जा सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ओके, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, वातावरण एवं अनुभव। ठीक है, सभी विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वातावरण एवं अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि जैसे वातावरण में रहता है, यदि बोल रहे हैं व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लगता है और अपने व्यवहार अनुरूप अनुभव प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है, व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। कैरोल गिलिगन का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ठीक, कैरोल गिलिगन एक अमेरिकी नारीवादी नैतिकता वाली मनोवैज्ञानिक है। इनका तर्क है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत लिंग पक्षपाती था क्योंकि उनके नमूने में सभी बिसरा पुरुष थे। ठीक, और नारीवादी नैतिकता की अवहेलना की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? बताइए। सहयोगात्मक संवाद। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जिसे सहयोगात्मक संवाद द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन है भाई, पढ़ते हैं। कथन ये है,
विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। और तर्क है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। बताइए क्या ऑप्शन सही है इसमें से भाई? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, यह कथन सत्य है कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है, क्योंकि बिल्कुल सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार सभी की विकास की गति अलग अलग होती है, परंतु विकास व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सीखने के लिए रचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है भाई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पूछताछ आधारित शिक्षा। ठीक है, पूछताछ आधारित शिक्षा पारंपरिक शिक्षा के विपरीत है, जिसमें ज्ञान या समाधान विकसित करने के लिए पूछताछ करता मुद्दों और प्रश्नों की पहचान करता है। ओके, और है रचनावादी। ठीक है, रचनावादी कक्षा में बालक निष्क्रिय ना होकर सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, और एक रचनावादी कक्षा अधिगमकर्ता केंद्रित होती है, जहां शिक्षक ज्ञान निर्माण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था में बालक या बालिका में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं की सक्रिय खोज करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर के शिक्षणीय वर्ग को चुनिए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 70 से 90। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कैसी होती है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ओके, विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास एक ऐसी क्रिया है जो सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है। मूरे के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकार्यात्मक आबद्धता। ओके, किसी भी कार्य को करने व उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं।
जिससे हमें अनेक तरीके प्राप्त होते हैं। समाधान करने में प्रकार्यात्मक आबद्धता एक अवरोधक है, क्योंकि एक ही कार्य पर रुक जाना नकारात्मकता दर्शाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डॉट 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 के कुछ उदाहरण हैं। बताइए भाई, कौन से उदाहरण हैं? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि आकलन की गणन विधि। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करता है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है, वह डॉट 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 कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्ग्राफिया। ठीक, विकलांगता जो एक बालक के हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है, वह डिस्ग्राफिया कहलाती है। इसमें न्यूरोलॉजिकल स्पीच समस्या होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डॉट 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 परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांश। ठीक, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश, ठीक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश परीक्षण का उदाहरण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिकथन। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तर्क है, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक गतिविधियों से उनका आकलन किया जाए। बताइए भाई, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं, आइए देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए, जबकि शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए अध्यापन कराना चाहिए। यह तर्क भी गलत है कि प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए, जबकि प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने पर बल, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल आदि गुण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, बताइए भाई, जहां शिक्षक कैसे होने चाहिए? देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न
शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसलिए वर्तमान में अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नता को पहचान सकें और तदनुसार यानी उसके बाद शिक्षण कार्य कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तय किए जाने वाले कुछ निश्चित मूल सिद्धांत हैं? बताइए, पढ़ते हैं भाई। बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी या चिल्लाना नहीं चाहिए। दूसरा है, बच्चों को अपनी बारी में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तय किए जाने वाले मूल सिद्धांत: बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी या चिल्लानी नहीं चाहिए। ठीक है, तथा बच्चों को अपनी बारी में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उनके अवयवों को देखने के लिए कि उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? बताइए। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उनकी उनकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो इसे लोकोमोटर विकलांगता के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात सुन लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए है। इरफान की जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में संदर्भित किया जाता है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, लोकोमोटर विकलांगता के रूप में, जस्ट अभी हमने आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकार्यात्मक आबद्धता। ठीक है, किसी भी कार्य को करने व उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं जिससे हमें अनेक तरीके प्राप्त होते हैं। समाधान करने में प्रकार्यात्मक आबद्धता एक अवरोधक है क्योंकि एक ही कार्य पर रुक जाना नकारात्मकता दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह
निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? बताइए कौन सी बुद्धि से संपन्न है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक, किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हावर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियों को बताया। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह अंतरावैयक्तिक बुद्धि से संपन्न है जिससे उसे और अधिक विकसित करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? बताइए। निद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अभिप्रेरक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। ठीक, जन्मजात अभिप्रेरक में भूख, प्यास, निद्रा, ठीक है, आदि को शामिल किया गया है। जन्मजात अभिप्रेरक, ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक मतलब मोटिवेशन। ठीक है, समझते चलिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों। जन्मजात अभिप्रेरक में भूख, प्यास, निद्रा आदि को शामिल किया गया है, जबकि अर्जित अभिप्रेरक में प्रशंसा, निंदा, क्रोध, खेलना आदि शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों, विशेष रूप से सांस्कृतिक समूह के छात्रों के अधिगम और सफलता में सुधार से है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से कम आंका जाता है, जो कम शैक्षिकता उपलब्धि से पीड़ित है। अतः बहुसांस्कृतिक कक्षा में अलग अलग जाति, धर्म एवं संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बताइए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भाई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मैकडूगल। ठीक, मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्तियों द्वारा अभिप्रेरित होने का प्रत्यय सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने दिया। ठीक, विलियम जेम्स ने दिया, लेकिन मूल प्रवृत्तियों पर आधारित अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने मैकडूगल ने 1800 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ठीक, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही है, मैकडूगल। ओके, आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्ति मतलब कितने मूल प्रवृत्तियां थी? 14 मूल प्रवृत्तियां। ठीक, पलायन, पलायन का क्या संवेग है? भय। मूल प्रवृत्तियां सुन लीजिए, पलायन, निवृत्ति, शरणागति, युत्सा। ठीक, युयुत्सा। ठीक, लिख दे रहे हैं भाई, युयुत्सा। ठीक, युयुत्सा, कामेच्छा, कामेच्छा मतलब सेक्स, और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, आत्मगौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट, दैन्य, ठीक, पैतृक, संग्रहण, सामूहिकता, भोजनावशेषण, भोजनावेषण, ठीक, फूड सीकिंग जिसे कहते हैं, हास, रचनावृत्ति। ठीक, ये 14 मूल प्रवृत्तियां थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है एकाग्रता। ठीक, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त, ठीक है भाई, एक है, एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। ठीक है, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार बालक को किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया में बाधित करता है, जिससे बालक को अधिगम करने में कठिनाई होती है। इसके लिए बालकों को ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पर रहेगा वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है संचार में प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग ... द्वारा नहीं किया जा सकता। बताइए भाई, श्रवण बधित छात्रों। ठीक, संचार में प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग श्रवण बधित छात्रों द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रवण बधित छात्र सुन नहीं सकते, इसलिए दृश्य संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए ... बता सकता है। क्या बता सकता है भाई? फर्स्ट है क्या, सेकंड किस तरह, और थर्ड है कब। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड है किस तरह और कब। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है? बताइए। अभी जस्ट हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन पहले लगाया है, प्रकार्यात्मक आबद्धता यानी स्थिरता। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान कौशल के प्रकार्यात्मक आबद्धता या स्थिरता एक बाधक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि क्या भाई, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। ठीक, सही है। बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। सही है। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। ये भी सही है भाई। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, बच्चा उपयुक्त सभी करे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अधिगम प्रभावित तब होगा जब नंबर 1 है बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, और नंबर 2 है बच्चों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया कराई जाए। नंबर 3 है बच्चों द्वारा संतुष्टि का अनुभव किया जाए। नंबर 4 है बच्चे क्रियाविधि द्वारा अधिगम करें। नंबर 5 है खेल विधि का प्रयोग अधिगम के लिए किए जाएं। नंबर 6 है कक्ष का वातावरण शांत हो। ओके, तो दोस्तों ये CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट थे। ठीक, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।